नमस्कार बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता वीकेजी फ्यूजन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पृष्ठीय रसायन चल रहा है पार्ट 5, जिसके हमने 5 टॉपिक अब तक देख लिए हैं और अब हम छठा टॉपिक देख रहे हैं और इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे एंजाइमों की। एंजाइम जिन्हें हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, इनके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ना है कि एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। सिंपल सी लॉजिक लगाना है। यदि किसी भी अभिक्रिया में एंजाइम ही उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है तो उस प्रक्रिया को ही एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। कहीं कोई कठिनता इसमें नहीं है। जिस किसी भी अभिक्रिया में एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है उस प्रक्रिया को ही या उस अभिक्रिया को ही एंजाइम उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। अब एंजाइम क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ही अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन अणु होते हैं और प्रोटीन आपने देखा है बहुत ज्यादा अणुभार इनका होता है। तो एंजाइम भी एक प्रकार के प्रोटीन ही है, उच्च अणुभार है और जितने भी प्रोटीन होते हैं सब में नाइट्रोजन अनिवार्यतः होता ही होता है। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैव रासायनिक बोले तो जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं, उन अभिक्रियाओं की गति में परिवर्तन करते हैं। तो इसीलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। और इनकी संरचना त्रिविमीय अर्थात 3D संरचना तो इनकी होती है। सभी की ज्यादातर जितने अणु हैं उनकी 3D संरचना होती है। एंजाइम उत्प्रेरकों का मुख्य रूप से काम है कि वो सजीवों में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, अब देखिए सजीवों में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो उस सजीव को बैलेंस बनाए रखने के लिए होती है। हमारे शरीर में हजारों तरह की अभिक्रियाएं होती है, वो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखती है और उन बैलेंस बनाने वाली सभी अभिक्रियाओं को एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं और एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं। इसीलिए इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी अपन ने कहा और इस प्रक्रिया को जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहा जाता है। जैव रासायनिक उत्प्रेरकों के कुछ उदाहरण हम यहां देख रहे हैं। बहुत आसान दैनिक जीवन में काम में आने वाले उदाहरण है। जैसे सबसे पहले है ये ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज के अंदर यदि जाइमेस एंजाइम डाल देते हैं, ये जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। क्योंकि हमारे शरीर में हम दिन रात ग्लूकोज ही खाते हैं, ज्यादातर हर चीज ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, कार्बोहाइड्रेट सारा ग्लूकोज में बदलता है। तो उस ग्लूकोज को पचाना भी तो जरूरी है, एनर्जी उसी से मिलेगी। तो ग्लूकोज को पचाना मतलब उसका अपघटन करना, और ग्लूकोज का अपघटन करने के लिए मुख्यतः एंजाइम काम में आता है जाइमेस, जो उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से सोयाबीन में एक एंजाइम पाया जाता है यूरिएज, ये है यूरिया NH2CONH2। इस यूरिया का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम के द्वारा ही होता है और यूरिया का जल अपघटन करके और हमारे को प्राप्त होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से स्टार्च का सूत्र होता है, देखिए C6H10O5, C6H10O5 जिसमें N संख्या लगी हुई है, यानी N अणु है, बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हुए हैं। वो एक लंबी बहुलक वाली संरचना है स्टार्च का जल अपघटन डायस्टेज एंजाइम के द्वारा करवाया जाता है। तो स्टार्च में उसका जो छोटी इकाई है वो टूट के अलग हो जाती है, छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है और वो छोटी छोटी इकाई है माल्टोज का सूत्र होता है C12H22O11। स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम के द्वारा जल अपघटन करते हैं तो हमारे को माल्टोस इकाइयां प्राप्त होती है। और उदाहरण देखें, शर्करा, दिन रात अपन अभी शर्करा ही खा रहे हैं। अभी अमरस का जूस बन रहा है तो भी शर्करा मिल रही है, शिकंजी बन रही है तो भी हम शर्करा मिला रहे हैं, जो भी कुछ भी मीठा खा रहे हैं उन सब में शर्करा मिली हुई है। और शर्करा 2 इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज एंजाइम भाई साहब क्या करते हैं, इस शर्करा को तोड़ देते हैं, इसके दोनों भाइयों को जुदा जुदा कर देते हैं, एक ग्लूकोज बन जाता है, एक फ्रक्टोज बन जाता है। दोनों भाई ध्यान रखना हमशक्ल है, यानी C12H22O11 ये सूत्र हुआ शर्करा का, जिसका जल अपघटन हम करते हैं और जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। ध्यान रखना, ग्लूकोज का सूत्र भी C6H12O6 है,
फ्रक्टोज का सूत्र भी C6H12O6 है, लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो संरचना में भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीकरण माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम के द्वारा हमारे को एसिटिक अम्ल और जल प्राप्त हो जाता है। तो माइकोडर्मा एसिटाई जो है वो ऑक्सीकरण कर देता है, अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कुछ सामान्य और अभिक्रियाएं हैं, जैसे हम शरीर में प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन वाले पदार्थ हम खूब खाते हैं, लेकिन प्रोटीन उसका पाचन होना भी जरूरी है। और प्रोटीन एमिनो अम्लों की बहुलक होता है, यानी एमिनो अम्ल मिलकर के और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब पेप्सिन एंजाइम हमारे शरीर में इस प्रोटीन के ऊपर गिरता है तो वो पेप्सिन प्रोटीन को उसके एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। इसी प्रकार से स्टार्च है, स्टार्च को ग्लूकोज में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम जो होता है, जो कि हमारे मुंह में लसलसा सा पदार्थ होता है जिसे हम थूक कहते हैं, और उसके अंदर एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। स्टार्च का सूत्र भी अपन ने देखा C6H10O5 होता है और इसमें N अणु जुड़े हुए रहते हैं। इसको ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 में, यानी स्टार्च सीधा ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। इसी प्रकार से हमारे इस लसलसे पदार्थ अर्थात थूक में टाइलिन नामक एंजाइम भी होता है। ये टाइलिन नामक एंजाइम भी स्टार्च को तोड़ देता है, लेकिन ये स्टार्च को परिवर्तित करता है शर्करा में, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और इसी प्रकार से दूध होता है, दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम होता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम या लैक्टिक बैसिलस एंजाइम इसको कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख एंजाइम है जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं और हमारे शरीर में व्यवस्था बनाए रखते हैं। इन सभी एंजाइमों को हम जैव उत्प्रेरक या जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। ये जो सारे उत्प्रेरक होते हैं, ये सारे उत्प्रेरक किस प्रकार से क्रिया करके अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करते हैं, तो उसकी क्रियाविधि को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसकी क्रियाविधि में 3 पद होते हैं और तीनों पदों को ध्यान से समझना है। सबसे पहला पद है, सबसे पहले पद में एंजाइम और अभिकारक जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ये दोनों पास पास आते हैं और मिलकर के एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं ES, जिसको हम एंजाइम क्रियाकारक संकुल कहते हैं। एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनने के बाद फिर दूसरा पद शुरू होता है। दूसरे पद में जो एंजाइम और क्रियाकारक संकुल था, इसमें ये जो क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक बदल जाता है उत्पाद में, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में बदलने के बाद जो हमारे को मध्यवर्ती प्राप्त होता है वो कहलाता है एंजाइम उत्पाद संकुल। तो इस तरह से पहले एंजाइम क्रियाकारक संकुल मिला था, अब एंजाइम उत्पाद संकुल हमारे को प्राप्त होता है, और फिर फाइनली तीसरे पद में जो एंजाइम उत्पाद संकुल है उसमें से प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है और एंजाइम वापस हमारे को प्राप्त हो जाता है, ताकि अगला जो भी क्रियाकारक आएगा उसको उत्पाद में परिवर्तित कर सके। तो इस तरह से 3 पदों के अंदर अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, एंजाइम जो होते हैं अति विशिष्ट होते हैं। घर की खेती नहीं है, किसी के भी घर जाकर कुछ भी कर ले, किसी विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का एंजाइम ही उत्तरदायी होता है। हर कोई एंजाइम हर किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। जो निर्धारित क्रियाकारक अणु से, जो निश्चित क्रियाकारक अणु है, उसी से आकृति में समानता के आधार पर क्रिया कर उत्पाद बनाता है। अब आकृति में समानता के आधार पर उत्पाद बनाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमारे को चलना पड़ेगा तालाचाबी सिद्धांत पर। तालाचाबी सिद्धांत क्या है, इसको हम देखते हैं। तालाचाबी सिद्धांत में देखिए, सबसे पहले है उत्प्रेरक और फिर अभिकारक। अब उत्प्रेरक और अभिकारक की शेप, आकार इस तरह का होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट जाए, मिल जाए। ये जो उत्प्रेरक है, इस पर यहां पर सक्रिय केंद्र होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं जहां पर आकर के और ये अभिकारक जुड़ जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से अभिकारक जाकर उत्प्रेरक से जुड़ जाता है। उत्प्रेरक से जुड़ने के बाद जो हमारे को प्राप्त होता है वह उत्प्रेरक अभिकारक मध्यवर्ती प्राप्त हो जाता है यहां पर। अब उत्प्रेरक अभिकारक मध्यवर्ती जो प्राप्त होता है, इसमें अब ये जो मध्यवर्ती है, इस मध्यवर्ती में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो अब देखिए, यहां रंग चेंज हो गया है और ये 2 भागों में टूट गया है। 2 उत्पाद हमारे को यहां पर प्राप्त हुए हैं। अब ये जो संरचना प्राप्त हुई है, इसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक उत्पाद
मध्यवर्ती, उत्प्रेरक उत्पाद मध्यवर्ती हमारे को यहां पर प्राप्त हो जाता है। और फिर उत्प्रेरक उत्पाद मध्यवर्ती में से दोनों उत्पाद अलग हो जाते हैं और इस तरह से हमारे को एंजाइम वापस मुक्त रूप से प्राप्त हो जाता है, जो कि आगे के अभिकारकों के लिए काम में आता है। यह सिद्धांत ताला चाबी सिद्धांत कहलाता है। उसका कारण यह है क्योंकि आप जानते हो एक निश्चित ताले में एक निश्चित चाबी ही फिट बैठ सकती है, हर कोई चाबी उसके अंदर फिट नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से एक निश्चित उत्प्रेरक के साथ निश्चित अभिकारक ही अभिक्रिया कर सकता है, हर कोई अभिकारक हर किसी उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए इसे ताला चाबी सिद्धांत कहा जाता है। अब हम एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषताएं क्या है। हालांकि ये विशेषताएं बीच बीच में सब जगह हमने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी हम इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरण होता है। ये सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरण का मतलब होता है कि इन उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, और सक्रिय ऊर्जा में कमी आ जाती है तो अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा हो जाता है। आप ये समझिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग 10 लाख गुना तक भी तेज हो सकता है। इतना ज्यादा प्रभावी होता है एंजाइम उत्प्रेरण, 10 लाख गुना तक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। दूसरी बात, क्योंकि हमने देखा अभी ताला चाबी सिद्धांत में कि एक एंजाइम अभिकारक को उत्पाद में बदलता है, फिर वापस वो मुक्त हो जाता है, फिर नए अभिकारक के साथ वो क्रिया करता है। अर्थात उत्प्रेरक की हमारे को बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा भी उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं तो वो ही वेग को कई गुना बढ़ाने का काम करता है। उच्च विशिष्ट प्रकृति, जी हाँ, ये बात अपन ने की है। मैंने कहा हर कोई उत्प्रेरक हर कोई अभिकारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये विशिष्ट होते हैं, जैसे यूरिएज एंजाइम केवल यूरिया का ही जल अपघटन कर सकता है। हम चाहें कि स्टार्च का ये जल अपघटन करे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनकी विशिष्ट प्रकृति होती है। ताप पर निर्भरता, एंजाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो एक निश्चित ताप पर ही ये अधिकतम क्रियाशील होते हैं। जिस निश्चित ताप पर ये अधिकतम क्रियाशील होते हैं उस ताप को हम अनुकूलतम ताप कहते हैं। और अनुकूलतम ताप हम हमारे शरीर में देखें तो 298 केल्विन से 310 केल्विन का ताप एंजाइमों के लिए अनुकूलतम तापमान होता है, जिस पर वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन यदि इनको ज्यादा गर्म कर दें, लगभग 343 केल्विन टेम्परेचर पर जाकर के एंजाइम की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर पर ये स्थायी नहीं है, एक निश्चित तापमान पर ही क्रियाशील होते हैं। उस निश्चित तापमान को ही हम एंजाइमों के लिए अनुकूलतम तापमान कहते हैं। पीएच पर निर्भरता देखें, पीएच भी बहुत बड़ा कारक है। एक निश्चित पीएच होती है जिस पर एंजाइमों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। उस निश्चित पीएच को ही हम अनुकूलतम पीएच के नाम से जानते हैं। और मनुष्य के शरीर में अनुकूलतम पीएच 7.4 होती है, अर्थात 7.4 पीएच पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। कोलोइडी प्रकृति, एंजाइमों की जो होती है कोलोइडी प्रकृति है, और कोलोइडी प्रकृति होने के कारण जैसे ही हम इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो एंजाइमों का स्कंदन हो जाता है और वो नष्ट हो जाते हैं। कोलोइडी प्रकृति के बारे में विस्तार से हम अगले टॉपिक में शुरू करेंगे। अब है सक्रिय कारक और सह एंजाइम। दोनों काम एक ही है लेकिन चीज अलग अलग है। कैसे है? देखिए, वैसे आपने पढ़ा है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला पदार्थ को हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा था। लेकिन यहां हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम में भी उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, लेकिन यहां पर इनके नाम अलग है। एक है सक्रिय कारक और एक है सह एंजाइम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि सक्रिय कारक तो होते हैं धातु आयन, अर्थात ये होते हैं अकार्बनिक। सक्रिय कारक होते हैं अकार्बनिक, जैसे कॉपर, जिंक, लोहा, कोबाल्ट। इनके जो आयन होते हैं वो एंजाइम की सतह पर जाकर के चिपक जाते हैं और उसकी जो सक्रिय केंद्र है उनकी संख्या में वृद्धि कर देते हैं, जिससे क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सहएंजाइम भाई साहब क्या करते हैं? सहएंजाइम भाई साहब क्या है? कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन वाले नहीं होते, ये अप्रोटिक है। कार्बनिक है, अप्रोटिक यौगिक है, और ये भी एंजाइम से जुड़ करके और उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं।
लेकिन इन्हें बोल दिया सह-एंजाइम। यानी दोनों में अंतर क्या हुआ कि सक्रिय कारक अकार्बनिक धातु आयन होते हैं, जबकि सह-एंजाइम कार्बनिक अप्रोटिक यौगिक होते हैं। काम दोनों एक ही कर रहे हैं। अब लास्ट में बात करते हैं अपन निरोधक या विष के बारे में। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक विष या निरोधक के नाम से भी इनको जानते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड उत्प्रेरक विष के समान कार्य करता है। कार्बन डाइसल्फाइड ये भी उत्प्रेरक विष के समान कार्य करते हैं। लेकिन यदि इनको नष्ट करना हो तो पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग करके हम निरोधक या विष को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेरक के बारे में हमारी जानकारी कंप्लीट हो गई है। उत्प्रेरक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पृष्ठीय रसायन में पहला अधिशोषण वाला टॉपिक और दूसरा उत्प्रेरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हमारा कोलोइड विलयन होगा। उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझने में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और यदि आपके कुछ मन में कुछ चल रहा हो तो आप कमेंट करके हमारे को बता भी सकते हैं। थैंक यू।